हेलो स्टूडेंट, आई मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर में पहले हमने हिपोक्रेटिस के बारे में बात की, विलियम हार्वी के बारे में बात की, फिर हमने हेल्थ को कंप्लीट ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पिछले वाले लेक्चर में हमने टाइफाइड को देखा और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी हमने पढ़ ली। अब हम, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में, मैंने पहले भी बताया कि जो डिजीज़ होती है, जो स्पेशली इन्फेक्शन वाली जो डिजीज़ होती है, वो या तो आपके बैक्टीरिया से होगी या वायरस से होगी, फंजाई से, आपके वॉर्म से, या फिर आपके प्रोटोजोवन से। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ में अभी अब तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने टाइफाइड को पढ़ लिया। अभी तक हमने टाइफाइड को पढ़ा है। अब उसी सीरीज में हम बात करें, सेकेंड आपकी जो डिजीज जो दी गई है, आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वो आपकी न्यूमोनिया के बारे में है। ओके, न्यूमोनिया की डिजीज के बारे में है, न्यूमोनिया के बारे में, जिसको हमें पढ़ना और अच्छे से इन सारी चीजों को समझना है। अभी देखो हम क्या करते हैं, पहले न्यूमोनिया को समझ लेते हैं, फिर उसके अलावा एनसीईआरटी वाली बुक में उसने 2-3 डिजीज का, बैक्टीरियल डिजीज का और नाम दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक सिर्फ उसमें एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दे रखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल वहाँ पे एक अलग से लेक्चर में उनको बना के तीनों डिजीज को वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, न्यूमोनिया को समझ लेते हैं। न्यूमोनिया है क्या, क्योंकि हम इस टाइम कोविड-19 के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जो कोविड-19 वाली डिजीज है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फैल गई है, लोगों की डेथ हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो बेहतर है आप लोग अपना ख्याल रखें। और लोगों को जब इन्फेक्शन होता है ना, कोविड-19 का जब इन्फेक्शन होता है, तो उनमें चांसेस होते हैं, न्यूमोनिया के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारे सिम्टम न्यूमोनिया के भी आ जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है, समझना ज़रूरी है। और क्योंकि इनका इफेक्ट बच्चों पे और बूढ़ों पे बहुत पड़ता है। बूढ़े तो बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बट स्पेशली बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा इनका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते। तो इसीलिए ये डिजीज एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है, इसको समझना जरूरी है। चलो, न्यूमोनिया को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमोनिया आखिर है क्या? तो न्यूमोनिया एक वर्ड से लिया गया है, एक वर्ड है न्यूमा। न्यूमा मीन्स होता है एयर, एयर से होने वाली डिजीज है। मतलब कि, या फिर जो हमारे, पहले मैं इसमें समझा दूंगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को इससे पहले समझना पड़ेगा। डिजीज आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि इनका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है। एक्चुअली इनका इफेक्ट पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पेशली हमारे लंग्स पे पड़ता है, हमारे फेफड़ों पर। तो जो हमें पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझ लेना चाहिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है क्या, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, वो आपका लंग है, उसको समझना चाहिए। फिर हम आगे बाकी सारी चीज़ों को भी समझ सकते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्चुअली आपका रेस्पिरेशन वाला, जो आप सांस लेते हैं, उसके लिए एक ट्रैक आपका जो नली है, कंप्लीट नली, वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके आपके लंग्स तक जाती है। तो आपका स्टार्ट होता है नोज से, नजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, और इस तरह से डिवाइड होते चला जाता है। और लास्ट में जो उसका टर्मिनल एंड होता है वो लंग्स के अंदर। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो टर्मिनल होगा, जो इसका टर्मिनल होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो टर्मिनल होता है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। उसका जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होता है कि ना, एकदम लास्ट में जाके एंड पे इस तरीके से ढेर सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बहुत ढेर सारे, हजारों आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं आपके लंग्स के अंदर। और इन पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ब्लड कैपिलरीज का मतलब आप समझ ही रहे हो, जो ब्लड की सबसे पतली वाली, जो सबसे थिन स्ट्रक्चर होता है, ब्लड वेसल्स की नसों का जो सबसे पतला वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। अब ये जो चीजें हैं, ये एल्वियोलाई को समझना जरूरी है। एल्वियोलाई पाया कहाँ पे जाता है? ऑफ कोर्स आपके लंग्स के अंदर सारे पाए जाते हैं, ढेर सारे होते हैं लंग्स के अंदर। ये एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एल्वियोलाई इज द साइट वेयर द गैसेस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कहाँ है, कौन सा है? ऑफ कोर्स एल्वियोलाई। तो जो हम एयर ले रहे हैं, हम जो रेस्पिरेशन के टाइम पे, जो ब्रीदिंग के टाइम पे जो एयर ले रहे हैं, अंदर जा रही है हमारे, वो हमारे लंग्स में जाती है। और लंग्स में ढेर सारे एयर फील्ड कैविटीज होती है, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, वो ब्लड के अंदर चली जाती है, मीन्स आपकी नसों में चली जाएगी। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो
CO2 वो कहाँ पे आती है, एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। मतलब गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ऑफ कोर्स एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज का ये आप जरूर नोट करें कि गैसेस एक्सचेंज जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जा रही है। ओके, तो ये प्लेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब देखो हम समझते हैं न्यूमोनिया को समझते हैं। न्यूमोनिया आखिर है क्या? न्यूमा मतलब मैंने बताया एयर, तो एयर फील्ड कैविटीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो बीमारी आपकी दिखने लगती है, उसको हम समझ लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये आपकी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक नाम यहाँ पे लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सेकेंड आपका हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एक आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, जनरली देखे जाते हैं। एक आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है वो एयर के थ्रू, जब आपकी बहुत ज़्यादा एयर प्रदूषित हो, आपकी एयर जो पॉल्यूटेड एयर हो, उसमें ये बैक्टीरिया आपके पाए जा रहे हो, वो बैक्टीरिया कहाँ पे इंटर कर जाते हो, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हो नोज के थ्रू, और कहाँ पे पहुंच जाते हो, लंग्स में पहुंच जाते हो, लंग्स के टर्मिनल पे पहुंच जाते हो। तो इनका जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ की जो लाइनिंग होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वहां पे ढेर सारी ये बैक्टीरिया जाके कलेक्ट हो जाते हैं। अब उनको उनसे बचने के लिए या फिर उनको इरेडिकेट करने के लिए इनकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग का मतलब अंदर की तरफ वाली जो दीवार होती है एल्वियोलाई के, वो कुछ सिक्रीशन यहाँ से सिक्रीट करती है, कुछ केमिकल यहाँ से निकालती है, और ये केमिकल यहाँ पे इनके चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे अंदर की तरफ। सिक्रेशन का मतलब म्यूकस के बारे में बात करें, ढेर सारा म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है इनके अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन को एरेडिकेट करने के लिए उसने म्यूकस को सिक्रेट किया, और ये म्यूकस, ढेर सारा म्यूकस यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। अब ये म्यूकस इकट्ठा होने का नुकसान उसने तो एक्चुअली इन्फेक्शन को कम करने के लिए किया, बट उसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि एल्वियोलाई वो जगह है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है, एल्वियोलाई की वॉल भी बहुत पतली होती है, उसकी मेम्ब्रेन भी बहुत पतली होती है, और ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन भी पतली होती है, लेकिन उसके बीच में ढेर सारा एक फ्लूइड आ गया, एक और फ्लूइड आ गया, ऑक्सीजन और इन सारी चीजें, और वो मोटा सा फ्लूइड जो है वो क्या है, आपका म्यूकस है। एंड म्यूकस की वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो काफी स्लो हो जाता है। पहले जिस स्पीड से गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, अब उसी स्पीड से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है काफी हद तक स्लो हो गया। अब होता क्या है, मतलब आपका जो बैक्टीरिया है ना बॉडी के अंदर पहुंचता है, बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करके इतने नंबर बना लेते हैं, अपनी संख्या को इतना बढ़ा लेते हैं कि ये किसी बीमारी को, मतलब बीमारी एक बना सकता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है न्यूमोनिया का, वो 3 से 4 दिन होता है। 3 से 4 दिन में ये अपनी इतनी कॉपी बना लेते हैं कि कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर बना सके, या न्यूमोनिया को हमारी बॉडी के अंदर बना सके। ओके, तो एक तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हो गया, और नेक्स्ट हम बात करें कि कैसे ये चीज समझ में आई। अब एक्चुअली देखो होता क्या था कि म्यूकस के आने की वजह से, म्यूकस का ढेर सारा सिक्रीशन हुआ, ये एकदम वॉल मोटी हो गई, और उसकी वजह से पहले क्या होता था कि हमें उतनी ऑक्सीजन मिल जाती थी जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन थी, हमें कितनी बार ब्रीदिंग करने पे मिलती थी, 16 टाइम्स। मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने पे हमें कितना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना पड़ता था, 16 टाइम्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना पड़ता था, ब्रीदिंग करनी पड़ती थी। जितने में हम क्या करते थे, हमारी जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन थी वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी सेम है, बट म्यूकस के आने की वजह से हमें 16 टाइम्स नहीं,
बल्कि कितने टाइम, लगभग 20 to 25 टाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग करनी पड़ती है। मतलब ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो गया, क्योंकि हम उतना फास्ट ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, सफोकेशन होता है। ओके, लगातार सफोकेशन होता है और जो गैसेस एक्सचेंज है वो काफी स्लो हो गया। अब गैसेस एक्सचेंज के स्लो होने की वजह से सारी प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो आदमी जो पेशेंट होता है, निमोनिया का जो पेशेंट होता है, वो जल्दी लगातार जल्दी सांसें लेता है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो स्लो हो जाती है। आजकल ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, लोगों की मौत तो ऑक्सीजन की वजह से भी हो जाती है। तो एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाता और उसका स्पीड जो स्लो होने की वजह से, गैसेस एक्सचेंज स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सफोकेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। ओके, अब देखो सिम्टम्स क्या है इसके। सिम्टम्स ये है कि आप उसमें निमोनिया का सिम्टम मैं बता रहा हूँ, मैं कोविड का सिम्टम नहीं बता रहा। निमोनिया का सिस्टम ये है कि आपको चिल और फीवर की प्रॉब्लम सबसे पहले होगी, आपको तेज बुखार होगा, साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। उसके अलावा आपको चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा और सफोकेशन होगा। चेस्ट पेन, हेडेक एंड सफोकेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो जैसे निमोनिया हो गया स्टार्टिंग में, तो उस कंडीशन में। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया, निमोनिया सीवियर कंडीशन में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तो वहां पे कुछ चीजें और भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिप होता है, आपके नेल्स होते हैं, इनका कलर ग्रे से कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। इनका कलर ब्लू हो जाता है, मीन्स ग्रे टू, पहले ग्रे होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का दिखने लगता है। मतलब कब ऐसा होता है, जब आपके क्या नाम है, आपकी जो डिजीज होती है, आपकी जब न्यूमोनिया जो होती है वो एक सीवियर कंडीशन में आ जाए। जो न्यूमोनिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सीवियर कंडीशन में आ जाए। अब देखो ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट के तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब ये पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज आपको हो गई है, क्योंकि एक्सरे कराते हैं डॉक्टर, जो भी है उनका तरीका होता है अपना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि वो चेस्ट का एक्सरे करने के लिए देते हैं। तो उसमें आपका जो लंग्स होता है ना, तो आपका जो इस तरह से लंग होता है, लेफ्ट लंग और राइट वाला, ठीक है, तो उसमें कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि अगर इन्फेक्शन यहाँ पे ऐसे, कभी कभी इन्फेक्शन क्या होता है कि सिर्फ एक लंग, इसको लोब बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले में 3 लोब पाए जाते हैं, राइट वाले में आपके 2 लोब पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने बना दिया, एकदम एग्जैक्ट उसके जैसा बनाया नहीं है। अगर पूरे लोब में होता है तो हम उसको लोबुलर कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोबर कहते हैं। और अगर पैचेस की फॉर्म में होता है, पूरे कंप्लीट लोब में अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम लोबर कहते हैं, लोबर न्यूमोनिया कहते हैं। और अगर पैचेस की फॉर्म में होता है, जगह जगह पे होता है, यहाँ पे हो गया ऐसे, यहाँ पे हो गया ऐसे, कई जगह पैचेस की फॉर्म में हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लोबुलर। ठीक है, तो ये 2 टाइप के न्यूमोनिया जनरली देखे जाते हैं और उनका डॉक्टर जो होते हैं वो तुरंत देख के बता देते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। ये उनका काम है, वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप लोग भी फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आप भी आसानी से देख के बता सकते हैं कि वो जो बच्चा है या फिर जो भी एक्सरे आपको देखने को मिलेगा, आप उस चीज़ को देखते ही बता देंगे कि कौन सी डिजीज़ है, कैसी है, कैसे इफेक्ट डाल रही है, आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि आपको पता चल गया बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, बैक्टीरिया, तो ऑफकोर्स उसके लिए आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। देखो एंटीबायोटिक का मामला क्या है, एंटीबायोटिक जो होती है ना, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अगेंस्ट काम करती है। बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक। बायो मीन्स आपका होता है लाइफ, एंटी मीन्स आपको पता है मीन्स अगेंस्ट होता है। तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया की लाइफ। एंटीबायोटिक्स होती है, ये सिर्फ किस पे काम करती है, बैक्टीरिया पे काम करती है। क्यों बैक्टीरिया पे काम करती है, कैसे काम करती है, और जो वायरल फीवर होता है या फिर वायरस से होने वाली जो डिजीज है उस पर काम, ये इनका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। इसका रीजन ये है क्योंकि जो वायरल फीवर जो होते हैं, रीजन ये है कि बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास क्या होती है,
सेल वॉल होती है, और यही चीज बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल वायरस के पास तो होती नहीं है। तो जो एंटीबायोटिक्स है इनका इफेक्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल पे पड़ता है, और जो सेल वॉल फॉर्मेशन का जो बायोकेमिकल पाथवे होता है वो उसमें हो नहीं पाता। लेकिन इनके अंदर क्योंकि वायरस जो होते हैं इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, जब कोई सेल वॉल नहीं होगी इनके अंदर तो इन पे एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आप एंटीबायोटिक से उन्हें किल नहीं कर सकते। उनके लिए आपको वायरस को किल करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के आप जो भी एंटीबायोटिक और जो भी चीजें हैं ये डॉक्टरों की सजेस्ट करते हैं कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको देखते हैं, सिर्फ बताने से काम नहीं चलता। डॉक्टरों के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो देखते हैं कि वो जो डिजीज़ है वो किस कंडीशन में है, सीवियर है या फिर माइल्ड है, या फिर आपको इसके लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेड रेस्ट से ही आप ठीक हो जाएंगे। तो न्यूमोनिया एक बहुत ही खतरनाक टाइप की डिजीज़ है जिससे हर किसी को बचना चाहिए, और सारी चीज़ें इससे प्रिकॉशन भी जो भी प्रिकॉशन हो सकता है आप उसे लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एयर होती है ना उसी के से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पहुँचते हैं और जाके सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग हर बीमारी के बारे में अच्छे से समझें, जो भी मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझें, उनके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और कैसा इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये भी आप समझें, ताकि आप अगर घर में कोई बीमार अचानक से हो जा रहा है तो आप उनके सिम्टम्स देख के बता दें कि हाँ हो सकता है ये बीमारी हो। और अगर आपको सिम्टम से ही पता चल जा रहा है तो आप तुरंत डॉक्टरों के पास लेके जाए कि देखिए डॉक्टर साहब ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा सी इस चीज़ को देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर वो आगे का काम वो डॉक्टर करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन कोई भी पेशेंट इस टाइम, कोई भी पेशेंट अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टरों के पास ज़रूर जाए, बीमारी बड़ी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आज का जो लेक्चर था वो आपका न्यूमोनिया के बारे में था। न्यूमोनिया के बारे में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली कि कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाते हैं, और यहाँ तक आप लोगों ने अगर सारी चीज़ें पढ़ ली तो उसकी नोट्स बना लें। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।